हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश का 16 मार्च 2019 का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन डेली स्टैटिक जीके के हैं और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल को आप अगर लगातार देख रहे हैं और मेरे सारे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं मध्य प्रदेश के सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा बनाए हुए जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाएंगे और आप उन वीडियोज़ को देख पाएंगे। मध्य प्रदेश के पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके आप ये सारे जो पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें जिस तरीके से मैंने इसमें इमेज में बताया हुआ है, मध्य प्रदेश के सिंगल लाइन फैक्ट्स, मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के बारे में जानकारी और मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश का जो उद्योग धंधे हैं उसके बारे में अलग से पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की सभी नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती हैं, कहाँ कहाँ से उद्गम है और अभ्या तंत्र कहाँ से हैं नदियों का, इन सभी के बारे में पीडीएफ में मैंने पूरी जानकारी अपने शब्दों में लिखकर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप उन सभी लिंक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एमपीपीएससी, यूपीएससी और अन्य जो कि पीईबी के एग्ज़ाम्स आते हैं उन सभी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध साबित होंगे आपके लिए। 14 मार्च को जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूछा था कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी और ये कब की थी? सन 1765 में, जब महादजी सिंधिया ग्वालियर में आए थे और ग्वालियर में अपना अधिकार जमाया था, उस समय इन्होंने ग्वालियर राज्य की स्थापना की। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 12 फरवरी 1794 को। चलिए मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन लेते हैं। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन जो बना था ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मांडू। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है ये मांडू, ठीक है ना। और यहाँ पर ये रानी रूपमती का महल है। और इसके अलावा मांडू में अन्य जो इम्पोर्टेंट जो महल हैं वो कौन कौन से हैं? दाही महल, असरफी महल, ठीक है ना। रानी रूपमती के अलावा ये सभी महल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस उसमें बन जाते हैं। और इसके अलावा अन्य जहाज महल, हिंडोला महल, ये सभी मांडू जो कि धार जिले में स्थित है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। और यहाँ पर ये सारे महल स्थित हैं। जहाज महल एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जहाज महल जो कि मांडू में है, ठीक है ना। हिंडोला महल, ठीक है। इसके अलावा कौन से? दाई महल मैंने आपको बताया अभी, दाई महल के बाद असरफी महल। इन सभी पे क्वेश्चन कभी न कभी आए हैं, तो आपको ये पूरा क्रमबद्ध तरीके से याद रखना पड़ेगा कि मांडू में कौन कौन से महल स्थित हैं। इसके अलावा धार जिले के अंदर है, धार जिले के अंदर में खरबूजा महल भी है एक, जो खरबूजा महल है ये भी धार जिले में है। और इन सभी पे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की पीईबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ जाते हैं, तो ये सभी आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखने हैं। और धार में बाघ की गुफाएँ, ये भी बता देता हूँ, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये भी धार में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। बार बार आप दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको अन्य पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे पातालकोट, ये कहाँ पर है? पातालकोट ये इंदौर में एक नदी है, उसके ऊपर ये झरना है, ठीक है ना, काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, ये इंदौर में स्थित है। इसी के अलावा ये चंदेरी, चंदेरी कहाँ पर है? ये अशोकनगर में, अशोकनगर का एक तहसील है चंदेरी। और चंदेरी पे जो किला है, चंदेरी का जो किला है जो उसको राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में बनाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खजुराहो, खजुराहो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए? चंदेलों के लिए। चंदेलों ने यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं चंदेलों ने बनवाए थे। और चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। कब की थी? 831 ईस्वी में की थी। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, इनको आपको इसी तरीके से बार बार रिवाइज करना है। जब तक आप रिवाइज जब नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। बार बार मैं रिपीट इसीलिए आपके सामने इसको कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी स्मारक को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया गया था? और ये क्वेश्चन बना था कांस्टेबल 2017 में, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी,
भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका कहाँ पर है? ये है रायसेन में, रायसेन जिले में है भीमबेटका। और इसको 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत या विश्व विरासत की धरोहर के रूप में इसको घोषित किया था। और यहाँ पर पाषाण युगीन जो आवासीय स्थल हैं और जो वहाँ पर मानव द्वारा बनाए हुए शैलचित्र और शैलाश्रय यहाँ के लिए, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो वहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये जो शैलाश्रय और शैलचित्र हैं, ये पूर्व पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल तक के इसमें ये साक्ष्य माने गए हैं। कब से लेके? पूर्व पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के ये साक्ष्य हैं। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट हैं, जैसे सांची का स्तूप, इसको सम्राट अशोक ने बनाया था जब ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उस समय सांची में ये सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये है मंडला और बालाघाट। ठीक है ना, इन दोनों जिलों में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा खजुराहो के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। खजुराहो यहाँ पे कि चंदेलों द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं। ठीक है ना। और इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया था। इसके अलावा सांची को भी 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। अगला है तीसरा क्वेश्चन, टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है? किसने लिखी है इस पुस्तक को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है असलम शेर खान। असलम शेर खान ने इस पुस्तक को लिखा है। और ये मध्य प्रदेश के हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, मध्य प्रदेश के ये। ठीक है ना, इंटरनेशनल प्लेयर थे ये असलम शेर खान। और इन्होंने ही ये टू हेल विथ हॉकी इस पुस्तक को लिखा था। और ये बैतूल से सांसद भी रहे। मध्य प्रदेश का जिला है जो बैतूल, वहाँ से ये सांसद भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी अपन में देखते हैं, जैसे कि मुश्ताक अली ये क्रिकेट खेलते थे ये। ठीक है ना, क्रिकेट प्लेयर थे ये। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नेपानगर में स्थित है ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र। और इस विद्युत केंद्र से जो बिजली बनाई जाती है ताप विद्युत केंद्र से, इसका पूरा उपयोग जो नेपानगर में जो मिलें हैं, नेपानगर में जो कागज़ की मिलें हैं, ठीक है ना, उनके लिए पूरा उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कागज़ की जितनी भी मिलें हैं उनके लिए जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, इससे विद्युत जो बनाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर। और इस विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था। ठीक है ना, फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र था जो कि 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट्स हैं उसमें भी अपन देख लेते हैं, जैसे कि खंडवा में जो ताप विद्युत केंद्र है वो पन बिजली परियोजना है यहाँ पर। कौन सा? इंदिरा गांधी सागर, माफ़ कीजिएगा, जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना है, ठीक है ना, वो खंडवा में है। कहाँ पर? पुनासा गांव में, जिसको कि पुनासा डैम भी कहते हैं, पुनासा डैम। ठीक है ना, वो कहाँ पर है? खंडवा में ही है। और यहीं पर पन बिजली परियोजना है और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना, इससे सिंचाई के लिए भी उपयोग में आती है ये, और साथ में इससे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश की बिजली की राजधानी कहती हैं, बिजली राजधानी कहलाता है ये। ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ताप विद्युत अगर बनाई जाती है तो वो सिंगरौली बनाई जाती है। और सिंगरौली के बेड़न में ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है ना, एनटीपीसी का है। एनटीपीसी का जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, ये सरकारी उपक्रम है विंध्याचल। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के भी बहुत सारे ताप विद्युत केंद्र हैं, जैसे कि रिलायंस का है, इसमें एस्सार का है, और जेपी पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो अन्य प्राइवेट सेक्टर्स के भी यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 1010 से लेकर 1053 ईस्वी में निर्मित पुराने बांधों में से एक वह कौन सा बांध है मध्य प्रदेश का? तो इसका जो सही उत्तर है
वो है साइक्लोपियन बांध। साइक्लोपियन बांध है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है और ये 1010 से लेकर 1053 ईस्वी के बीच में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? भोजपुर में। भोजपुर में जो बेतवा नदी निकलती है, यहाँ से बेतवा नदी के ऊपर ये बांध बनवाया गया था और ये पूरे पत्थरों से निर्मित बांध था, ठीक है ना। और ये बांध बहुत ही विशाल 2 पहाड़ियों को रोककर पत्थरों से इसको निर्माण किया गया था और इसका निर्माण काल था 1010 से लेकर 1053 ईस्वी में, जिस समय कि राजा भोज का यहाँ पे शासन था। राजा भोज जो कि परमार वंश से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, परमार वंश के थे ये। और इन्होंने अपनी राजधानी धार बनाई थी, धार इनकी राजधानी थी। और भोजपुर में जो मंदिर है, भोजपुर का जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यहीं पर स्थित है और जिसको कि उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वो है ये भोजपुर का मंदिर। और इस बांध को हुसंग शाह द्वारा इसको तोड़वा दिया गया था। हुसंग शाह का राज कब था यहाँ पर? 1405 से लेके 1434 में मध्य प्रदेश में हुसंग शाह का राज था, ठीक है ना। तो हुसंग शाह जब यहाँ पे उसने राज किया तब इस जो बांध था ये, जिसको कि साइक्लोपियन बांध कहते हैं, इसको तोड़वा दिया गया था, ठीक है ना। और ये सबसे पुराने बांधों में से एक है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस इस तरीके के बन जाते हैं, तो इसको आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अलावा अन्य जो बांध हैं इसमें, जैसे कि गांधी सागर बांध, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है जो कि आज़ादी के बाद में मध्य प्रदेश में स्थापित किया था और इसकी स्थापना 1954 में जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर? मंदसौर में चंबल नदी के ऊपर है ये, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी के ऊपर में है ये गांधी सागर बांध। इसके अलावा बारना बांध, ये भी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये है पिपरिया के पास में। और तवा बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी के ऊपर ही है ये तवा बांध। और ये इस तवा बांध पे ही है सारणी ताप विद्युत केंद्र। जो सारणी ताप विद्युत केंद्र है वो तवा बांध के पास में ही बनाया गया है, जहाँ पे कि तवा बांध से ही पानी लिया जाता है ताप विद्युत बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, हनवतिया टापू किस बांध पर स्थित है? और ये क्वेश्चन कांस्टेबल 2017 में पूछ लिया गया है और इसका जो सही उत्तर है वो है इंदिरा सागर बांध। ये इसका सही उत्तर है। और इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? ये है खंडवा में है ये इंदिरा सागर बांध। और इस बांध की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? जिस तरीके से इसमें हिंट दिया हुआ है, इंदिरा। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1992 में इसकी नींव रखी थी। और उसके बाद में इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1998 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद में ये 2005 में बनके ये तैयार हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ से पनबिजली परियोजना, ठीक है ना, पनबिजली परियोजना और साथ में सिंचाई परियोजना इससे संचालित है। यानी कि जो इंदिरा सागर बांध है ये बहुउद्देशीय बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुउद्देशीय बांध है ये जो इंदिरा सागर बांध है। और इसको 92 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी नींव रखी थी। इसके अलावा अन्य बांध, बाण सागर बांध, ये किस नदी पे है? ये है सोन नदी पर, ये भी याद रखना। महेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पर है। इसी तरीके से ये जो इंदिरा सागर बांध है ये भी पुनासा पे नर्मदा नगर है। नर्मदा नगर यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर ही है ये नर्मदा नगर, उसके पास में बसाया गया है। तो ये बांध भी नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है ना। और महेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पे है। और ये कहाँ पर है महेश्वर? खरगोन में। और खरगोन में ही एक प्रपात है, वो है सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? वो है खरगोन में, महेश्वर पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से बाण सागर बांध ये सोन नदी पे बनाया हुआ है, जो कि नर्मदा से विपरीत उल्टी दिशा में, यानी कि ये नर्मदा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, यहाँ से कि नर्मदा निकलती है और ये पूर्व से वहाँ से निकलती है और पूर्व की तरफ में ही ये गंगा में जाके मिलती है, ठीक है ना, सोन नदी। और सोन नदी की जो ये बाण सागर बांध परियोजना है ये 3 राज्यों की संयुक्त रूप से
परियोजना है। 3 कौन कौन से राज्य, क्योंकि ये सोन नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है अनूपपुर जिले से, और उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार जाती है और बिहार में जाके ये गंगा में जाके मिल जाती है। अगला 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक के लिए ये मिट्टी का बांध बनाया जाएगा, और ये मिट्टी का बांध 73 मीटर ऊंचा 73 मीटर ऊंचा होगा, और इस मिट्टी की बांध से एक नहर निकाली जाएगी जो कि 231 मीटर लंबी, ठीक है ना, 231 मीटर एक लंबी एक नहर होगी जो कि बेतवा में जाके लिंक की जाएगी इसे, ठीक है ना। बेतवा नदी से इसको लिंक किया जाएगा, और कैन कैन नदी है, कैन नदी का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा। तो ये कैन बेतवा लिंक परियोजना पे मिट्टी का बांध कहाँ पे? छतरपुर में बनाया जाएगा। कैन नदी कहाँ से निकलती है? ये कैन नदी कैमूर की पहाड़ी से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, कहाँ पर है ये है कटनी। कटनी से इसका उद्गम है, और ये कटनी से होती हुई पन्ना से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में बांदा में ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। यमुना नदी की ये सहायक नदी है कैन नदी। इसी तरीके से बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी इसका जो उद्गम है ये है रायसेन से। रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम है, और ये मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सबसे लंबी बहती है। ये रायसेन से होती हुई ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर और शिवपुरी की बॉर्डर बनाती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये दोनों नदियों का जो परियोजना है, ये छतरपुर में जाके इसको एक नहर बनाई जाएगी जिस पे मिट्टी का बांध बनाया जाएगा, और वहाँ से नहर निकाल के ये बेतवा में जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। इसी तरीके से रीवा जो जिला है मध्य प्रदेश का, इसको प्रपात की नगरी कहते हैं, जलप्रपात की नगरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है ना। केवटी जलप्रपात, ठीक है ना, जो कहाँ पर है? रीवा में है। बहुटी जलप्रपात, और चेचई जलप्रपात, ये भी रीवा में है। 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, चंदेरी। मध्य प्रदेश में चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर इन ऑप्शन में देखा जाए तो इसमें चंदेरी में ही है जो कि साड़ियाँ बनाई जाती हैं। चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वो है महेश्वर, ठीक है ना। महेश्वर की भी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि खरगोन में है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चंदेरी के अलावा महेश्वर में भी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, और ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में। चंदेरी जो कि अशोकनगर की तहसील है, ठीक है ना। और चंदेरी के अन्य क्षेत्र जैसे कि नौखंडा महल कहाँ पर है? ये चंदेरी में ही है, ठीक है ना। और चंदेरी में जो किले का निर्माण किया था वो राजा कीर्तिपाल ने किया था, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और वो भी 11वीं शताब्दी में। 11वीं जो शताब्दी है उसमें इसका निर्माण किया था राजा कीर्तिपाल ने। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्बन अनुमापन केंद्र की स्थापना की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसरो के द्वारा कार्बन अनुमापन केंद्र की स्थापना की है। और ये बैतूल जिले का जो तिवाड़ी परिक्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ पे जो सुखावन बीट का क्षेत्र है वहाँ पर ये कार्बन तंत्र का जो अनुमापन केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर? फिर से मैं लिख देता हूँ, तिवाड़ी, है ना। तिवाड़ी का परिक्षेत्र में सुखावन बीट में, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई है, जो कि इसरो द्वारा कार्बन अनुमापन केंद्र, यानी कि कार्बन की स्थिति की तुलना करने के लिए कि कार्बन का जो तंत्र है उसका यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा, और उसके लिए ये कार्बन अनुमापन केंद्र की स्थापना की है बैतूल में।
इसके अलावा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है ना। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। मंडला, मंडला किस जिले में आता है, किस संभाग में आता है? जबलपुर, जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कहलाता है। अगला 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? और ये क्वेश्चन आया था स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2014 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस लाडली लक्ष्मी योजना में जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और ऐसे माता पिता जिनकी दो या उससे कम संतानें हैं, ठीक है ना, और जिन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया है, ठीक है ना, और उन सभी के लिए ये लागू होती है। और जो कि इनकम टैक्स रिटर्न पेयर नहीं है, ठीक है ना, इनकम टैक्स पेयर नहीं है, वो सब इसके अंडर में आते हैं और वो इस योजना से लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। और वही लाडली लक्ष्मी योजना के लिए इसमें योग्य कहलाएंगे जिन बालिकाओं का जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद में हुआ हो, ठीक है ना। और वो सभी मध्य प्रदेश के वासी जो कि इनकम टैक्स पेयर नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स पेयर नहीं है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनकी संतानें मतलब कि जो बेटियां हैं वो 2 या उससे कम हो। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाली किस नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बेतवा। मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है ना, वहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की है। और ये कब की है? 3 फरवरी 2019 को इन्होंने ये घोषणा की। दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया और ये आयोजन रखा था 3 फरवरी 2019 को इसका आयोजन किया गया था। और ये अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन रखा था। और इसमें 20 से अधिक जो राज्य हैं मध्य प्रदेश के अलावा अन्य 20 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की जो महिलाएं हैं उनकी प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसमें मध्य प्रदेश की जो संस्कृति एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था इस सम्मेलन में, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश का में पहली बार हुआ था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 2019, ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पे बन जाएंगे। और ये 3 फरवरी को आयोजित किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा 20 अन्य राज्यों ने भी हिस्सा लिया था और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाओं का ये प्रतिनिधि हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा हल्के मकान से जुड़ी परियोजना, ठीक है ना, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है, नई तकनीकी पर आधारित आवास निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, इंदौर। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर को केंद्र सरकार ने अभी जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसके लिए चुना गया है। और इसके अलावा इंदौर के अलावा जो मध्य प्रदेश में तो इंदौर को चुना गया है, इसके अलावा अन्य राज्यों से भी जो शहर चुने गए हैं वो कुल मिला के 6 शहर हैं, ठीक है ना, इंदौर को मिला के। तो जो मध्य प्रदेश से तो इंदौर हो गया, इसके अलावा गुजरात से जो चुना गया है वो है राजकोट जो कि गुजरात से लिया गया है, ठीक है ना, ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर जो है वो है रांची जो कि झारखंड से है। यहाँ पे कि ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो मकान बनाए जाने हैं उसके लिए इन सबको चुना गया है। और इसके अलावा तमिलनाडु से है चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, उसको चुना गया। इसके अलावा त्रिपुरा से अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है उसको चुना गया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना गया, ठीक है। तो ये 6 शहर यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ में इसको चुना गया। और इसमें
जो नई तकनीकी से इस्तेमाल की जाने वाली और उसमें कम खर्च की जो टिकाऊ आपदा रोधी 1000 मकान है, ठीक है ना, वो बनाने की योजना है। 1000 मकान इन सभी 6 शहरों में बनाए जाएंगे और इस योजना का जो नाम रखा गया है वो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट या फिर हल्के मकान से जुड़ी परियोजना, ठीक है ना, जिसमें कि नई तकनीक से आधारित आवास का निर्माण किया जाना है। चौथा क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का, अभी हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के कौन से स्टेशन को की संपूर्ण जिम्मेदारी महिला शक्ति के हाथों में सौंपी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मदन महल स्टेशन, ठीक है ना, जबलपुर के पास में है ये मदन महल स्टेशन। उसकी पूरी जिम्मेदारी महिला जो शक्ति है उनको सौंपी गई, यानी कि जितने भी वहाँ पे जो वर्कर होंगे वो पूरी महिलाएं होंगी। और ये भी हाल ही में 8 मार्च को क्या था, महिला दिवस था, विश्व महिला दिवस, ठीक है ना, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन ये घोषणा की गई और इस मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन भी बनाया जाएगा, ठीक है ना, पिंक स्टेशन भी इसको बनाया जाएगा और ये भी इसकी घोषणा की गई है। और इसके अलावा 2 स्टेशन और इससे पहले पिंक स्टेशन के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? भारतीय रेल ने किए हैं। एक तो है माटुंगा और दूसरा विजयवाड़ा। ये दोनों स्टेशन इससे पहले पिंक स्टेशन बनाए जा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पिंक स्टेशन। और अभी ये तीसरा स्टेशन है मदन महल, जिसको कि पिंक स्टेशन बनाना है। 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष की विवेकाधीन पंचायत निधि कितने रुपए कर दी गई है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पंचायत अध्यक्ष की विवेकाधीन पंचायत निधि को कितने रुपए कर दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50 लाख रुपए, ठीक है ना, 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले जो ये निधि थी ये थी 25 लाख रुपए, ठीक है ना, जिससे बढ़ाकर इसको 50 लाख किया गया है। और ये 50 लाख की राशि जिले के विकास कार्यों की सुविधा के हिसाब से इसको 1 वर्ष के अंदर अंदर इसको खर्च करने के लिए सिफारिश इसमें कर सकेंगे, ठीक है ना, वो भी कौन? पंचायत अध्यक्ष। और इसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष को इसी में से 20 लाख रुपए, पंचायत सदस्य को 15 लाख रुपए और जनपद अध्यक्ष को 20 लाख रुपए और जनपद उपाध्यक्ष व जनपद सदस्य को, ठीक है ना, इसमें जनपद उपाध्यक्ष को 10 लाख और जनपद जो सदस्य हैं उनको 5 लाख की निधि मिलेगी। यानी कि ये 50 लाख रुपए है, इसको डिवाइड किया गया अलग अलग, ठीक है ना, 20 लाख रुपए, 15 लाख, ठीक है ना, 20 लाख रुपए जो है ये पंचायत जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उसको दिया जाएगा। और इसमें 15 लाख रुपए की जो निधि है ये पंचायत सदस्य को दी जाएगी, पंचायत सदस्य के लिए रहेगी। और इसमें जो अन्य 20 लाख रुपए हैं ये जो जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष, ठीक है ना, उसको आवंटित की जाएगी उनके विकास कार्य के लिए। 10 लाख रुपए जनपद सदस्यों उपाध्यक्ष के लिए रहेगी, जनपद उपाध्यक्ष के लिए। और 5 लाख रुपए की जो राशि है ये जनपद जो सदस्य हैं उनके लिए आवंटित की जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरे 50 लाख रुपए को अलग अलग जो वहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष हैं उनमें बांटा गया है। आखिर में कुछ क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में गोंड जाति का कौन सा लोक नृत्य है? आपको कमेंट करके ये बताना है कि मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है उसका जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो कौन सा है। आप मुझे कमेंट करके बताएं ये। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा? पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, लाइक बटन जरूर दबाएं इसमें, और शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य लोग भी इसको देख पाएँ। और मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरे सारी वीडियोस, और अपने सभी मित्रों को आप सजेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अलावा अन्य क्षेत्रों के बारे में जो स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं ला रहा हूँ उनको आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।